हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी वेलकम। आज मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मेरी नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी। मेरी हमेशा से ऐसी इच्छा थी कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो, एंड इवन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स भी हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही मोटिवेट करते हैं, और उनमें से एक लकीली मेरी डॉक्टर भी थी जो बहुत ही अच्छी मेरी गायनेक मुझे मिली थी। तो मेरी डॉक्टर ने भी हमेशा ना मुझे नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही मोटिवेट किया। नॉर्मल डिलीवरी मेरी कैसे हुई, उससे पहले आई थिंक मुझे आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में कुछ आइडिया देना पड़ेगा। ब्रीफ में मैं आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बता देती हूँ। ओवरऑल मेरी प्रेगनेंसी काफी हेल्दी प्रेगनेंसी रही है भगवान की कृपा से, क्योंकि मेरा माइंडसेट हमेशा ये था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो उसके लिए मेरे को ये पता था कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं फिजिकली एक्टिव रहूं। फर्स्ट टाइमेस्टर में मैंने कोई एक्सरसाइज या योगा नहीं किया था, लेकिन मैंने एक चीज़ जो हमेशा की है वो है वॉकिंग मैंने हमेशा की है हाफ एन आवर। वो मैं एक्चुअल सच बताऊं तो मैं प्रेगनेंसी से पहले भी मेरा वो रूटीन था रेगुलर वॉकिंग करने का, और जब मैंने कंसीव किया तो उसके बाद भी मैंने ये कंटिन्यू ही रखा। प्लस पॉइंट ये था कि मुझे कॉलेज जाना पड़ता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था बाहर जाना, कॉलेज जाना, फ्रेंड्स से मिलना, और कॉलेज में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती थी, तो उन सब में भी मुझे बड़ा मज़ा आता था। मैं बहुत अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी सब चीज़ों में। और एक ये बात थी कि मैंने थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी 3 फ्लोर की स्टेयर्स चढ़ी हैं क्योंकि मेरा जो कॉलेज था, मेरी क्लास 3rd फ्लोर पे लगती थी। 3rd फ्लोर ही टॉप फ्लोर है हमारी कॉलेज की बिल्डिंग में, तो वहाँ पर कोई लिफ्ट नहीं थी तो मैंने स्टेयर्स चढ़ी, और ये मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही मैंने किया है। मेरी डॉक्टर से पूछा था इस बारे में, पहले ही उन्हें डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि जब तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई पेन नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो आप स्टेयर्स चढ़ो, आराम से चढ़ो, ध्यान रखो। मेरा जब सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ तो वो काफ़ी अच्छा फेज निकला था मेरी प्रेगनेंसी का, क्योंकि उसमें एपेटाइट बढ़ गई थी, खाने भूख लगने लगी थी काफ़ी ज़्यादा, तो और कुछ कुछ क्रेविंग्स भी होती थी। तो मैं अच्छा खाना खाती थी, हेल्दी खाती थी, प्रोटीन इनटेक काफ़ी अच्छा ले रही थी मैं। फ्रूट्स एवरीडे मेरा ये फिक्स था कि मैं हर रोज़ एक फ्रूट खाती थी, कोई भी एक, और उसके अलावा मैं ऑल्टरनेट डेज में एक नारियल पानी भी पीती थी। मेरे हस्बैंड का ये रूल था कि वो एक नारियल पानी हमेशा हमारे घर की टेबल पे रखा रहता था। सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट किया था, जो मैंने मेरे रूटीन में चेंजेस लाए थे वो था रेगुलर योगा करना एंड कुछ एक्सरसाइजेस करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्पेशली, जैसे अनुलोम विलोम हो गया एंड मेडिटेशन हो गया। नॉर्मल ब्रीदिंग पे अगर आप डीप ब्रीद कर रहे हैं बस उतना भी काफ़ी होता है। अगर मैं सिर्फ 10 मिनट्स भी वो कर लेती थी तो मुझे काफ़ी फ्रेश फील होता था, अच्छा लगता था, थकावट सारी निकल जाती थी। जिस दिन मेरा सुबह योगा मिस हो जाता था तो मैं शाम को करती थी कॉलेज से आने के बाद। बट मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं रोज़ एटलीस्ट मैं योगा 10 to 15 मिनट्स में इंक्लूड करूँ। वॉक हो गई मेरी 30 मिनट्स की, इतना 45-50 मिनट्स का एवरी डे मेरा ये कुछ फिजिकल एक्टिविटी रहती थी कॉलेज जाने के अलावा, क्योंकि कॉलेज जब मैं जाती थी मेरी वहाँ पे भी वॉक हो जाती थी, स्टेयर्स चढ़ना उतरना हो जाता था। लास्ट के कुछ मंथ्स होते हैं, जैसे एट द एंड ऑफ 8 मंथ बोल सकते हैं हम, तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट कर दिया था डेट्स खाना। मॉर्निंग में रोज उठते ही 2 डेट्स खाने लग गई थी। और एक और चीज़ जो मैंने की थी, मैं दूध में रोज 1 ग्लास दूध में 1 स्पून घी डाल के वो मैं पीने लगी थी। 8 मंथ से मैंने एक्सरसाइजेस और बढ़ा दी थी मेरी। जैसे मैं 8 मंथ से स्क्वाट्स करने लगी थी, हाफ स्क्वाट्स बोल सकते हैं मुझे। मैं पूरा फ्लोर पे बैठती नहीं थी, हाफ तक बैठती थी और फिर खड़े होती थी। तो ये हाफ स्क्वाट्स मैंने किए हैं 10 मॉर्निंग में, 10 इवनिंग में मैं करती थी ये। और योगा फिर मैंने और ज़्यादा बढ़ा दिया था 3rd ट्राइमेस्टर में। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने लगी थी 15 मिनट्स मॉर्निंग, 15 मिनट्स इवनिंग। तो मैंने टोटल मेरे योगा का टाइमिंग ही, योगा और एक्सरसाइजेस का टाइमिंग ही मैंने 30 मिनट्स कर दिया था। और वॉक भी बाद में मैं 2 टाइम करने लग गई थी, मॉर्निंग में भी हाफ एन आवर और इवनिंग में भी हाफ एन आवर। आई नो लास्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक्चुअली हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करना, लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर में ही ज़रूरी होता है ये सब करना। मेरी डॉक्टर ने भी मुझे यही एडवाइस किया था कि आप जितना हो सके उतना एक्टिव रहिए। और उसके अलावा मैंने बटरफ्लाई एक्सरसाइज जो योगा होता है बटरफ्लाई, ये मैंने किया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना होता है प्रेगनेंसी में, खुश रहना है, अपने आप को काम रखना है, और इन सब चीज़ों
चीज़ों के लिए हम योगा इंक्लूड करते हैं। सो लास्ट फ्यू वीक्स का जब टाइम आता है तो डॉक्टर आपको पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं। तो 36 वीक्स जब कंप्लीट हो गए थे तो उस टाइम पे बोलते 36 वीक्स का बेबी हो जाता है, वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है। और उसी हफ्ते का जब मेरा डॉक्टर के पास चेकअप था तो मेरा पेल्विक एग्जामिनेशन हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा सर्विक्स 1 सेंटीमीटर ओपन हो चुका है। सो उससे मुझे और बड़ी एक्साइटमेंट हो गई कि अब तो बेबी आने ही वाला है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड बड़े उस एंड ऑफ उसमें ना बहुत एक्साइटेड रहते थे हम कि अब बेबी कभी भी आ सकता है। लाइक वी वर लाइक ईगरली वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। बड़े एक्साइटेड होकर हॉस्पिटल जाते थे तब भी चेकअप के लिए, और घर पे आके भी मुझे फॉल्स लेबर्स, थोड़ा फॉल्स पेन्स होते थे, और तभी मेरे को ऐसा होता था कि शायद यही पेन है, लेकिन वो नहीं होता था क्योंकि वो 10 मिनट बाद ही वो ठीक हो जाता था। जब तक उसको स्टेबल हो जाना चाहिए बेबी का हेड, तब तक वो नहीं हुआ था। तो वैसे डॉक्टर ने कहा फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे कभी कभी 39 वीक्स 40 वीक्स भी लग जाते हैं बेबी का हेड स्टेबल होने में। तो कोई ऐसे उन्होंने कहा टाइम है, अभी 2-3 हफ्ते हैं, विल वेट एंड वॉच। 7 मार्च को होली थी और 8 को हम लोग निकले मॉर्निंग में चेकअप के लिए। होली वाले दिन मस्त इंजॉय किया मैंने, खाया पिया, डांस भी किया था हमने घर पे ही। नेक्स्ट डे हम अच्छे से खा पी के गए हम हॉस्पिटल चेकअप के लिए, नॉर्मल चेकअप के लिए हम गए थे। कुछ मुझे पेन वेन कुछ नहीं था उस दिन भी, बहुत ही नॉर्मल मैं फील कर रही थी। ऐसा हुआ कि उस दिन हम गए हॉस्पिटल, चेकअप हुआ तो फॉल्स पेन जैसे मुझे होते रहते थे, तो बस डॉक्टर ने पेल्विक एग्जामिनेशन किया। उस दिन उन्होंने चेकअप किया ना, तो जैसे ही चेकअप किया मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल सी हो गई थी। मतलब मुझे तभी ऐसे फील होने लग रहा था कि कुछ अनकंफर्टेबल है। वो नॉर्मल जैसा मैं फील कर रही थी चेकअप से पहले, वो नहीं कर रही अब मैं। डॉक्टर को मैंने ये बात बताई भी, डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, अभी तो आपको सही लग रहा है, अगर आपको कुछ भी ऐसा ज़्यादा ही ये फील हो तो आप कभी भी मुझे कॉल करो। क्योंकि चेकअप के बाद हमने लंच भी किया हॉस्पिटल में ही, और तब भी मुझे वो जो फीलिंग थी ना अनकंफर्टेबल वाली, वो मुझे रेगुलर हो ही रही थी। मतलब वो उस दिन वो ठीक ही नहीं हुई। वो पेन भी नहीं था कि मुझे काफ़ी पेन हो रहा है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ। हम ये भी श्योर नहीं थे कि ये सच में ये ट्रू पेन्स हैं कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको कुछ नहीं पता होता है। आप डिलीवरी पेन्स को लेके, इन सबको लेके बहुत एकदम क्लूलेस होते हो। बस हम लंच वंच करके घर पे भी आ गए, और मुझे फुल टाइम बस वो हल्का हल्का ऐसे स्टार्ट चल ही रहा था। 2 घंटे हो गए, धीरे थोड़ा बहुत मेरा शाम को फिर वो बढ़ने लगा, बैक में पेन आने लगा, फिर फ्रंट में आने लगा। तो मुझे क्लियर हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने जैसे मुझे एक्सप्लेन किया था, घर वालों ने जैसे बताया था कि इस तरह का पेन होता है और वो कंटिन्यूस होता है, और मुझे कंटिन्यूस हो रहा था दोपहर से ही, जब से हॉस्पिटल में हमारा चेकअप हुआ था मेरा। तो तब मैंने बोला मेरे हस्बैंड को कि ये पेन है, ये अब मैं क्लियर हूँ कि दिस इज लेबर पेन। उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, मतलब काफ़ी मिनिमल। डॉक्टर को मैसेज किया तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आपको पेन 10-10 मिनट बाद आने लगे तो तब आप हॉस्पिटल के लिए निकलिए। तो मुझे पहले 20 मिनट्स में आ रहा था, फिर 15 मिनट्स में आने लगा। एंग्जाइटी भी थी, एक्साइटमेंट भी थी कि हाँ अब बेबी आने वाला है। अब हॉस्पिटल पहुँचे, पेन की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ गई थी। डॉक्टर ने चेक किया, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे, और एडमिट कर लिया था हमें हॉस्पिटल में। मतलब इन्होंने कहा कि सुबह के 5-6 बज सकते हैं डिलीवरी होने में, अभी ज़्यादा चांसेस नहीं है अभी, क्योंकि सर्वाइकल ओपनिंग ज़्यादा नहीं थी। जब मैं हॉस्पिटल भी पहुंची तब तक भी 2 सेंटीमीटर ही थी, तो उतने में तो कोई चांसेस नहीं होते। तो उस हिसाब से डॉक्टर ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि सुबह के 5-6 बज जाएंगे। वो 5-6 बजने में भी मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा हमें लगा ना, मुझे मेरे हस्बैंड को भी, कि अरे सारी रात बची अभी तक, ये तब तो 9 बजे थे जब तक हम हॉस्पिटल में थे और ये सब चेक हुआ। मैंने कहा सारी रात कैसे निकलेगी। लेकिन जैसे टाइम बीतता गया, मुझे कुछ खाने को मन हुआ नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया था तब भी। 11-12 बजे के अराउंड मुझे याद है, मुझे पेन की इंटेंसिटी इंक्रीज होने लगी थी एकदम से। तब फिर मेरे को हो गया कि अब थोड़ा पेन कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। मतलब तब वो वाली जो स्माइल थी ना मेरे फेस से, वो जा चुकी थी। बहुत ही मुश्किल वाली रात थी वो। ऑफ कोर्स मेरे सबसे बड़े सपोर्ट मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही थे, पूरा टाइम वो उसी रूम में थे। मेरे हस्बैंड को नींद बर्दाश्त नहीं होती है एक्चुअली, लेकिन उस दिन मुझे याद है मैं तो पेन की वजह से नहीं सो पा रही थी। उनको डॉक्टर ने एटलीस्ट कहा कि आप लेट जाओ, रेस्ट, आप सो जाओ, आप मत थको साथ में। बट वो बिल्कुल नहीं सोए पूरी रात। वो पूरी रात उठ के वो मुझे देख रहे थे, वो कभी बेबी की हार्ट बीट चेक कर रहे हैं जो मॉनिटर पे आ रही थी, कॉन्ट्रैक्शंस चेक कर रहे हैं। मतलब वो उन्होंने डॉक्टर का काम ना मेरे हस्बैंड कर रहे थे उस दिन। वो सुबह के 5 भी बज गए, जो डॉक्टर ने जो अपने हिसाब से कहा था कि 5-6 बजे डिलीवरी होगी,
बट 5-6 बज गए और उन्होंने तब भी बोला कि नहीं अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो शायद 10 बज सकते हैं। आई वॉज लाइक 9-10 बजे तक कैसे मैं ये स्पेन में रहने वाली हूँ, और अभी सुबह के 6 बज रहे, मतलब और 4 घंटे। एंड लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा बेबी कितने बजे हुआ ना वो 9 बजे हुआ, ना वो 10 बजे, ना वो 12 बजे, वो दोपहर की 1:30 हुआ। ओ गॉड, ऑलमोस्ट 20 आवर्स ऑफ लेबर पेन तो मेरा चला ही है। वो सच में जो ऐसा कहते हैं ना कि आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला होता है तो उससे पहले भगवान पूरी कड़ी परीक्षा लेते हैं, तो वही वाली फीलिंग आ रही थी मुझे कि मैं जितना एक्साइटेड हूँ मेरे बेबी से मिलने के लिए, उतना ही मुझे लंबा वेट करना पड़ रहा है और पूरी मतलब अच्छे से परीक्षा ली जा रही है मेरी। बस भगवान का नाम, जय माता दी, हरे कृष्णा, ये सब बोलते बोलते टाइम वो निकला। 12:30 बजे के अराउंड जब डॉक्टर्स ने जब ये बोला कि 10 सेंटीमीटर ओपन हो गया था सर्विक्स, और तब डॉक्टर्स ने फाइनल पूरी प्रिपरेशन कर ली थी कि अब डिलीवरी होने वाली है, तब मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने रूम से बाहर भेज दिया था क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेस, अंदर पूरा मेडिकल स्टाफ ही था और मैं थी। फाइनल स्टेप बाकी था, वो था बेबी को पुश करने का स्टेप, और वो स्टेप पूरा मेरे हाथ में था। फिर से पेट पे प्रेशर डाल रही होती है नर्स, बेबी को नीचे की तरफ कर रही होती है, साथ में हमें भी वो प्रेशर लगाना है, हमें फोर्स लगाना है, पुश करना है बेबी को। मेरी प्रॉब्लम ये हुई थी कि 20 आवर्स ऑफ लेबर, वो जो उतना जो लंबा टाइम था ना, जो जिससे मैंने कुछ खाया पिया नहीं था रात भर से, और अगले दिन की दोपहर हो गई थी, बिल्कुल एनर्जी मतलब मेरी जा चुकी थी, बिल्कुल ज़ीरो, क्योंकि इतना पेन मैं इतने टाइम से बर्दाश्त कर रही थी, तो पुश करने की एनर्जी कहाँ से आएगी बिल्कुल एनर्जी नहीं थी बस। और लेकिन उसी टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी है, एनर्जी तो बची ही नहीं है। 20 घंटे से मैं पेन में हूँ यार, अब कोई भी, और वो पेन जो आई थिंक दुनिया का सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला पेन होता है, लेबर पेन। माई डॉक्टर वॉज लाइक, नेहा बहुत मेहनत की है नॉर्मल डिलीवरी के लिए शुरू से तुम्हारा ये इच्छा थी कि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन अब अच्छे से अगर पुश नहीं करोगी, फाइनल स्टेप है ये, नहीं करोगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो लाइक देन वी नीड टू गो फॉर सी सेक्शन। ऑल द डॉक्टर्स, जो भी वहाँ पे डॉक्टर्स थे, रेजिडेंट्स थे, नर्सेस थी, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थी, सीरियसली, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से वो मुझे, उन सब ने मुझे मोटिवेट इतना ज़्यादा किया ना, बस ये कहा कि बस एक बार थोड़ा सा जोर लगा, इतना पेन सहने के बाद अगर हमें सी सेक्शन पे जाना पड़ा तो मतलब इट्स लाइक तुमने वो भी सहा और फिर तुम सिजेरियन भी करोगी, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ एंड द बेबी विल बी विथ यू। सो आई वाज लाइक ठीक है, भगवान का नाम लेके, डॉक्टर्स की मोटिवेशन से ट्राई किया मैंने। फर्स्ट टाइम पुश किया, नहीं आया, नहीं हुआ। सेकेंड टाइम फिर पुश किया, नहीं हुआ, एंड फाइनली थर्ड पुश में बेबी वॉज देयर, एंड फाइनली ऑन 9th मार्च वो आई जस्ट कांट टेल यू, मतलब वो फीलिंग ना, वो फीलिंग वर्ड्स में बोल ही नहीं सकते हैं। आई नो जो भी मदर्स देख रही होंगी दे कैन रिलेट, वो फीलिंग ही अलग होती है, सबसे अलग, मतलब ऐसी फीलिंग ना आपको पहले कभी आई थी और बाद में तभी आएगी जब दोबारा बेबी आएगा, वो फीलिंग सिर्फ आपके बच्चा ही आपको दे सकते हैं। सो आई डिलीवर्ड अ बेबी बॉय। जैसे डॉक्टर ने उसको पकड़ा हुआ था, ऐसे हो रहा था कि वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रही हूँ, क्राई कर रहा है जोर जोर से, और उसको देख के मैं और ज़्यादा रो रही हूँ। मतलब इतना खुशी वाला जो रोना होता है ना, वो मुझे पहले कभी नहीं आया, खुशी की वजह से रोना आ रहा था। और जस्ट उस सेकेंड में ना, मतलब जैसे ही बेबी बाहर आता है, सारा पेन, 20 घंटे का, 24 घंटे का जो पेन था, पे कुछ चल रहा था, सब गायब, सब कुछ गायब। सिर्फ दिमाग में वही चल रहा होता है कि मेरा बच्चा आ गया, मेरा बेबी मेरे सामने है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ हुआ ही नहीं मुझे, तो मैं तो एकदम सही हूँ, ऐसी फीलिंग आती है उस टाइम पे। और बस डॉक्टर्स ने उसको लेके जैसे स्किन टू स्किन टच कराया, मेरे फेस से टच कराया था उसको, चेस्ट पे मैंने रखा, और बस वो वो अलग ही फीलिंग थी सीरियसली। अभी वो मैं सोचती हूँ ना तो ऐसे आंखों में पानी आ जाता है मुझे कि क्योंकि वो फीलिंग आना ना, आई थिंक हर लड़की डिजर्व करती है। इस टाइम पे सच में ऐसा फील होने लगता है कि लाइफ कंप्लीट हो गई। उन्होंने सब पूरा चेकअप किया और उसके बाद फिर से उन्होंने मुझे दिया, उसको कपड़े में पूरा रैप करके मेरे साइड में लेटा दिया। और बस मेरा तो उस टाइम पे यही सिचुएशन चल रही थी, मैं रोई जा रही थी। मुझे डॉक्टर्स, नर्सेस सब कह रही, अरे अब क्यों रो रही हो तुम, 20 घंटे के लेबर में नहीं रोई, अब क्यों रो रही हो। उसके बाद मेरे घर वालों को बताया, घर पे
बाहर खड़े थे, मेरे हस्बैंड थे, मेरी मदर इन लॉ थी, तो उनको बताया, उनको बेबी से मिलवाया एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। उस टाइम पे हिम्मत अपने आप आ जाती है, तो बस वो विश्वास था और इसलिए आई थिंक मैं ये कर पाई। विश्वास के साथ मेरे जो बिगेस्ट सपोर्ट रहा है मेरी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी में, आई थिंक मेरी पूरी लाइफ जर्नी के ही मेरे बिगेस्ट सपोर्ट मेरे हस्बैंड हैं ऑफ कोर्स। तो मुझे लगता है कि अगर किसी का हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, उसे इतना ज़्यादा पूरी प्रेगनेंसी में उसका इतना ध्यान रखे, उसको इतना पैम्पर करे, तो कोई भी लड़की के लिए प्रेगनेंसी जर्नी बहुत इजी हो जाएगी और डिलीवरी तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगी आई थिंक, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरी प्रेगनेंसी में तो बहुत ध्यान रखा, पैम्पर किया, लेकिन डिलीवरी के टाइम जब मुझे लेबर पेन चल रहा था तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत हिम्मत दी, सीरियसली बहुत हिम्मत दी, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। मैंने शुरू से उसी चीज़ के लिए सोचा है। ऐसा नहीं था कि आई डोंट वांटेड टू गो फॉर सी सेक्शन, मतलब मेरा ऐसा माइंडसेट था कि अगर बाय चांस सिचुएशन हुई कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, सिजेरियन की तरफ जाना पड़ेगा, तो उसमें भी मैं ओके थी, मतलब कोई बात नहीं, अगर करना पड़ा, डॉक्टर्स ने अगर बोला कि सी सेक्शन की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट। ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे तो नॉर्मल ही चाहिए, नहीं, ऐसी कोई मेरी जिद नहीं थी। उन्होंने बहुत मुझे हिम्मत दी। एक्चुअली उस टाइम पे जब कोई आपको ये कहता है ना कि यू कैन डू इट यार, अरे तू इतनी स्ट्रांग है, इतनी हिम्मत है तेरे को, तो तू इतनी हिम्मत वाली है, तो वो जो वर्ड्स होते हैं ना, उसी से आपको ऐसा फील होता है अपने आप पे ना, इतना प्राउड फील होता है, हाँ यार मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो वो फीलिंग मुझे मेरे हस्बैंड ने दी है, प्रेगनेंसी में भी, डिलीवरी के टाइम भी। एंड में मैं बस यही कहूँगी कि ना, थोड़ा सा माइंडसेट अगर हमारा है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, अगर हम चाहते हैं तो हम थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं, बाकी हमें ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, जो होगा जैसा होगा हमें मंजूर है। ये थी मेरी नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।